हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष, यू आर ऑन लीमजी चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज पार्ट 2। इसके पहले हमने पढ़ा है परसेंटेज पार्ट 1, जिसका नाम था प्री परसेंटेज। उस क्लास में हमने डिस्कस किया था परसेंटेज के 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि 8 बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स। आज हम उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। इस क्लास का नाम है एबी फॉर्मूला और एबी रूल। ठीक है गाइज। और इस क्लास में हम पिछले क्लास का एक कॉन्सेप्ट हम लोग काफी यूज करेंगे। कौन सा? परसेंटेज से फ्रैक्शन का कन्वर्जन या फ्रैक्शन से परसेंटेज का कन्वर्जन। ठीक है, चलिए। तो क्या है ये ए बी रूल? सो गाइज, ये एक्चुअली आप ये कह लीजिए कि ये जान है परसेंटेज का। मेन कॉन्सेप्ट यही है। अगर आप परसेंटेज में कहीं फंसेंगे तो इसके इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस में फंसेंगे। बाकी सब तो सिंपल रहता है, आपको कैलकुलेट करना रहता है, सिर्फ वैल्यू दिया रहता है, आपको स्टेप्स उसके अकॉर्डिंग करना रहता है और आंसर करना रहता है। ठीक है गाइज। तो क्या है ये ए बी रूल? सो गाइज, यहां पे दो क्वांटिटी ए और बी ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन एक सी एक थर्ड क्वांटिटी हो। ऐसे कौन से क्वांटिटी हो सकते हैं? मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाया है, जैसे स्पीड इंटू टाइम इजकल टू डिस्टेंस, प्राइस इंटू क्वांटिटी इजकल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ऐसे दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन एक थर्ड क्वांटिटी होता है। तो यहीं से इस ए और बी से नाम आया है ए बी फॉर्मूला। ठीक है, और ए बी रूल। ये कोई स्टैंडर्ड नेम नहीं है, हम टीचर्स का दिया हुआ नाम है। ठीक है ना, ये इनफॉर्मल एक नेम है। सो गाइज, क्या होता है ये a इंटू बी इजकल टू सी है? ये हम लोग अलजेब्रा में तो पढ़ नहीं रहे हैं। तो होता क्या है कि a में कुछ परसेंटेज चेंज होता है और b में कुछ b परसेंटेज का चेंज होता है। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट c में कुछ परसेंटेज चेंज होता है। ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है। अब गाइज, इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक केस तब जब सी कांस्टेंट हो, दूसरा केस जब सी एक वेरिएबल हो। ठीक है? क्यों ऐसे अलग पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस दोनों केस में हमारा पूरा फॉर्मूला अलग अलग हो जाता है। ठीक है ना? इस केस में हमें अलग से कैलकुलेट करना रहता है और इस केस में हमें अलग ढंग से कैलकुलेट करना रहता है। क्लियर है यहां तक सब कुछ? ठीक है, बढ़े आगे। पहला केस हम वो पढ़ने जा रहे हैं जिसमें a इंटू बी इजकल टू सी है, जहां पे कि c एक वेरिएबल है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। तो क्या है कॉन्सेप्ट वन? कह रहा है कि सपोज ए में ए परसेंटेज का चेंज होता है और बी में बी परसेंटेज का चेंज होता है। जो सी में परसेंटेज चेंज होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है ना? यानी कि इस ए में अगर ए परसेंटेज का चेंज हो रहा है, बी में बी परसेंटेज का चेंज हो रहा है, तो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट सी में जो सी परसेंटेज का चेंज होगा वो इसके बराबर होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, क्लियर है यहां तक? और गाइज, यहां पे जो ए और बी है वो साइन के साथ है। क्या मतलब है साइन के साथ है? सपोज ए में सपोज ए 10% से इंक्रीज हो रहा है, इस केस में ए का वैल्यू लेंगे हम 10। ठीक है, और सपोज दूसरा केस जब ए 20% से डिक्रीज कर रहा है, इस केस में हम लोग लेंगे ए इजकल टू -20। ठीक है, इसी तरह से बी को भी लेंगे। अगर बी में इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लेंगे। सी को भी ऐसे ही लेंगे, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। ठीक है, अब एक क्वेरी आता है कि इन दोनों का a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 निकालते हैं। अगर ये प्लस में आएगा इट मींस कि c इंक्रीज कर रहा है। अगर ये पूरा टोटल वैल्यू माइनस में आएगा तो इसका मतलब यह है कि c डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है यहां तक? समझ में आया? ठीक है। बच्चों का एक और कंफ्यूजन होता है कि सपोज ए और बी में से कोई एक का परसेंटेज चेंज दिया हुआ हो, इंक्रीज डिक्रीज बताया हुआ नहीं हो। जब अगर ऐसा होगा तो उस केस में आप प्लस लेकर सॉल्व करेंगे। अगर अल्टीमेटली लास्ट तक सॉल्व करने के बाद अगर प्लस ही रह जाता है तो आंसर आपका इंक्रीज हुआ। अगर वो माइनस में आ जाता है तो इसका मतलब कि वो डिक्रीज है। ठीक है, आई होप कि यहां तक मैंने आपके सारे क्वेरी सॉल्व कर दिया होगा। ठीक है, सो गाइज, यहां पे इस कॉन्सेप्ट पे हम अभी 5-6 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं अलग अलग। किस लिए? क्योंकि यहां पे जैसे ए और बी है,
कभी ए इंक्रीज हो सकता है, बी डिक्रीज हो सकता है, तो सी पे इफेक्ट क्या होगा? दोनों ए और बी इंक्रीज होगा तो क्या होगा? दोनों डिक्रीज होगा तो क्या होगा? सी इंक्रीज हो रहा है और ए और बी में से एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा निकालना होगा। सपोज ए और सी दोनों इंक्रीज कर रहा है तो बी पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है ना? तो ये सारे अलग अलग हम लोग केस पढ़ने वाले हैं। इन सारे केसेस को जब हम सॉल्व करेंगे तो इनको हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक हम ये परसेंटेज वाला मेथड से, इस मेथड से तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, दूसरा रेशियो से सॉल्व करेंगे। गाइज अगर आप रेशियो पे कमांड कर लेते हैं, जो मैंने ये सिखाया था परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला कन्वर्जन, अगर वो आपको, आप उस पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आप उस पर कमांड कर लेते हैं तो रेशियो मेथड बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है ना? मेंटली कैलकुलेट करने में आप बहुत फास्ट हो जाएंगे, या ऐसे भी कैलकुलेट करने में काफी फास्ट हो जाएंगे, वो इजीली कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जो रेशियो वाला मेथड है वो हम हर एक क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन को रेशियो वाले मेथड से भी सॉल्व करेंगे, तो हर एक क्वेश्चन में हम रेशियो वाला मेथड सीखते चलेंगे। ठीक है गाइज, क्लियर है यहां तक? चलिए, और एक बात। सो गाइज यहां पे मैं इसको मिटा देता हूं। सो गाइज एक और केस होता है, जब आपने अभी तो देखा ए इंटू बी इजकल टू सी हो, दूसरा सक्सेसिव चेंज। सपोज यहां से यहां तक ए परसेंट का चेंज हो रहा है, यहां से यहां बी परसेंट का चेंज हो रहा है, सो यहां से यहां जो इफेक्टिव सी परसेंट का चेंज होगा ये भी बराबर होगा इसी के। ठीक है गाइज, क्लियर है? यानी कि एक सिंगल क्वांटिटी में, सपोज किसी का सैलरी, अभी हमने देखा क्वेश्चन वन, सैलरी किसी का ए परसेंट से इंक्रीज कर रहा, अगले साल फिर अगर बी परसेंट से इंक्रीज कर रहा, तो जो इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज होगा वो इसी से कैलकुलेट करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, यानी कि जो ये हमारा फॉर्मूला है, ए इंटू बी इजकल टू सी हो तो लागू होगा, और नहीं तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होगा तो भी लागू होगा। ठीक है, सो गाइज ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये a इंटू बी इजकल टू सी होगा तो भी वैलिड है, अगर कोई एक ही क्वांटिटी में दो बार सक्सेसिव चेंज हो रहा तो भी वैलिड है। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि द सैलरी ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन अ ईयर एंड 20% इन द नेक्स्ट ईयर, व्हाट इज द रिजल्टेंट परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का। ठीक है गाइज, चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है इस केस में, ये पहली बार चेंज हो रहा है 10% का, यानी कि ए इजकल टू 10 मिल गया, और 10 प्लस में मिला, क्यों? क्योंकि इंक्रीज कर रहा। अब आते हैं बी पर, अगले साल भी 20% का इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बी इजकल टू प्लस 20। तो अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट परसेंटेज चेंज। हमें पता है रिजल्टेंट परसेंटेज चेंज इजकल टू होता है ए प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100%। निकाल लीजिए, 10 ए इजकल टू 10, बी इजकल टू 20 प्लस 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, यही है। यहां जीरो से जीरो, दो जीरो कैंसिल आउट हो गया तो बच गया 2 इंटू वन इजकल टू 2, और ये हो गया 10 प्लस 20 30 प्लस 2 32%। सो गाइज अगर किसी पर्सन का पहले साल सैलरी इंक्रीज हो रहा है 10% से, नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हो रहा है 20% से, तो इन 2 सालों में उसका इफेक्टिव जो सैलरी इंक्रीज हुआ वो हुआ 32%। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब इसको रेशियो से सॉल्व करें, हटा दें। चलिए देखते हैं रेशियो से। सो गाइज रेशियो से सॉल्व करने के पहले आपको दो चीज पता होना चाहिए। एक तो ये कि 10% इजकल टू 1/10, और 20% इजकल टू होता है 1/5। ठीक है, पढ़ा था हमने पिछले क्लास में। सो गाइज क्या हो रहा है, ऐसे लिखते हैं बिफोर और आफ्टर। तो क्या हो रहा है कि उस अ, जो सैलरी है पर्सन की, वो पहले साल में इंक्रीज हो रहा है 10% से, यानी कि 10% से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अगर ये 10 था
तो ये कितना चेंज हो गया आफ्टर में, सॉरी ये हो गया 11। कैसे ये निकालते हैं, इसको मानते हैं बेस और इसमें इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर सपोज कोई x% दिया हुआ रहे, उसका वैल्यू आता है a बाई बी, तो जो बिफोर होगा वो होगा b और जो आफ्टर होगा वो होगा b प्लस ए। क्लियर है। अगर यहां पे x% का इंक्रीज रहता तो क्या रहता, पहले अगर b रहता, ठीक है, इसको मानते हैं b, ये बिफोर वाला होता है और इसमें ये चेंज होता है, तो ये प्लस में है तो b प्लस ए होगा। अगर ये माइनस में होता, x% का डिक्रीज होता, तो उस केस में होता b माइनस ए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होने वाला है। आज कम से कम 10-15 क्वेश्चन हम लोग रेशियोज पे करने वाले हैं, सारे इंक्रीज डिक्रीज वाला एकदम से क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। बस मैंने बेसिक समझाया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि पहले बार में 10% का इंक्रीज हो रहा है, तो जो 10 था वो 10 से 10 प्लस 1 मिलकर 11 हो गया। दूसरे साल में क्या हो रहा, 5 1/5 है तो हो जाएगा 5 से 6। क्लियर है। यहां पे भी, यहां पे 5 है, यहां पे 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि पहले 5 था तो अब हो जा रहा है 6। मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 इंटू 5, यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 50, 11 इंटू 6 66। यानी कि बिफोर उसका सैलरी 50 था तो अब उसका सैलरी हो गया 66। यहां से आप परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं, पढ़ाया ना मैंने, इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। लेकिन गाइस जब हम रेशियो से पढ़ रहे हैं तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। सपोज ये कितना दिया हुआ है, यहां पे लिखते हैं 50 से 66 हो रहा है, ठीक है गाइज। सो इसको क्या कर देंगे, हम डबल कर देते हैं, तो 52 जा 100 हो गया। उसी तरह से 66 2 जा हो गया 60 इंटू 20, सॉरी 60 इंटू 2 इजकल टू 120, 6 इंटू 2 इजकल टू 12, 120 प्लस 10 130 प्लस 2 132। ऐसे करते हैं कैलकुलेशन माइंड में। सो गाइज ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अब आंसर करना एकदम से आसान हो गया। पहले 100 था तो अब उसका हो गया सैलरी 132, तो जो हमारा इंक्रीमेंट हुआ वो हुआ 32 का। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, यही था रेशियो से कॉन्सेप्ट। तो रेशियो से हम लोग यहां से ऐसे निकाल लेते हैं, फिर यहां से डबल कर दिए तो 100 से हो गया 132, यानी कि 32% का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, बहुत सारे लोग जो नए नए पहली बार सॉल्व करते हैं ना, माइट भी आपको ये लगेगा कि इससे हमारा टाइम हो सकता है कि उतना नहीं बच रहा है या नहीं भी बच रहा है, लेकिन यकीन मानिए बहुत इजी होता है। बहुत जल्दी अगर आप जब कमांड कर लेंगे ना तो सीधे सीधे कैलकुलेट कर पाते हैं। जैसे हम लोग अभी कर लेंगे कि 10%, 10 इंटू 11 हो गया, 5 इंटू 6 हो गया, ये मेंटली हो जाता है। 5 इंटू 10 50, 11 इंटू 6 66। ठीक है, आप बस एक इस क्लास के बाद अब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप ऐसे लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, तो जनरली मुझे भी सॉल्व करना है तो मैं रेशियो प्रेफर करता हूं, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। तो इस क्वेश्चन को हमने आंसर कर दिया, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। सो गाइज उसी एग्जांपल को पिछले वाले को ही ले लेते हैं, अगले में ही, तभी वहीं से समझाते हैं। इस एग्जांपल को देखते हैं, ये जस्ट उल्टा है, ठीक है ना। इसके पहले जो पढ़े हैं उन दोनों को लेते हैं। पहले केस में क्या था, सपोज कोई पर्सन ए है, ठीक है, यहां पे ए नहीं लिखते हैं, यहां लिखते हैं ए। इसकी सैलरी क्या हो रही थी, पहली बार में 10% से इंक्रीज हो रहा था, दूसरे बार में 20% से इंक्रीज। सपोज एक कोई दूसरा पर्सन है बी, उसका सैलरी यहां पे जो एग्जांपल है, पहले साल में चेंज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है 20% से, दूसरे साल में जो डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज हो रहा है 10% से। ठीक है, तो बेसिकली ए और बी के केस में क्या हो रहा है, सपोज दो इंप्लॉई है, ए की सैलरी पहले साल 10% बढ़ती है, दूसरे साल 20% बढ़ती है। इंप्लॉई बी है, उसकी पहले साल में सैलरी बढ़ती है 20%, दूसरे साल में उसकी सैलरी बढ़ती है 10%। ठीक है, इन दोनों केस में यहां पे क्या हुआ है, पहले 10 बाद में 20, यहां पहले 20 बाद में 10, यानी कि 20 और 10 का जो पोजीशन है वो चेंज हो गया है। सो गाइस इस केस में ये दोनों ये दोनों
डिफरेंट होगा, ठीक है। मतलब यहां से 10% इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू डिफरेंट आएगा, लेकिन जो इफेक्टिव चेंज है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, वो दोनों केस में सेम आएगा, ठीक है ना। जैसे इस केस में आया था 32% का चेंज, तो इसीलिए इस केस में भी आंसर आएगा 32% का चेंज, सॉरी इंक्रीज। सो गाइज पहले केस में 32% से इंक्रीज हुआ था ओवरऑल, तो दूसरे केस में भी ओवरऑल 32% से सैलरी इंक्रीज होगी। आई बात समझ में? सो गाइज मेरा ये कहना है कि ये दो परसेंटेज दिया हुआ हो 10 और 20, या तो सक्सेसिव चेंज में हो या गुणनफल वाला हो, जैसे कि a इंटू बी इजकल टू सी हो। उस केस में ए और ए का वैल्यू सपोज अगर 10% है, बी का 20% है, तो कौन सा पहले हो रहा है इससे मायने ओवरऑल निकालने में नहीं रहता है, ठीक है। इसको थोड़ा और डेप्थ में देख लेते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज दोनों की सैलरी शुरू शुरू में 100 है, तो 10% इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया, 110 हो गया ये सैलरी। अब 110 20% से इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, 110 का 20%, सॉरी 10% 11, 11 टू जा 22, 22 और प्लस 110, 132 हो गया। इस केस में देखिए 100 है, पहले साल के बाद सैलरी इंक्रीज करिए 20% से, तो जो यहां पे सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 120। अब अगेन 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो 120 प्लस 10% इसका होगा 12, तो ये आएगा 132। सो गाइज अगर यहां पे दोनों का सैलरी सेम हो, तो इस 10% और 20% से फर्क नहीं पड़ता है, अल्टीमेट जो सैलरी चेंज होगा वो दोनों में सेम होगा, और दोनों का देखिए सेम सैलरी आया 132 132। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, बीच का ये जो सैलरी चेंज है, ये ये चेंज होगा, ये दोनों का डिफरेंट होगा। क्लियर है? आई होप कि मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। यानी कि ए और बी का ऑर्डर ए पहले हो बी पहले हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, आंसर दोनों केस में सेम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। प्राइस ऑफ ए कार डिक्रीज बाय 16.3% इन अ ईयर एंड decreased by 20% in the next year. What is the resultant percentage change in the price of the car? क्या कह रहा गाइज, यहां पे है a इजकल टू 16 2/3, और कितना है, माइनस के साथ है, b इजकल टू भी क्या है, -20 है। क्यों? क्योंकि दोनों केस में डिक्रीज हो रहा है। तो जो यहां पे परसेंटेज चेंज आएगा वो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस AB/100 है, निकालते हैं। -16 2/3 -20 प्लस -16 2/3 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, ये परसेंटेज चेंज। ठीक है, सो गाइज इस केस में रेशियो से सॉल्व करना आसान होगा, हम लोग रेशियो से भी सॉल्व करेंगे ही। क्यों? क्योंकि यहां पे फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन वाले केस में रेशियो से हम जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, देखेंगे। पहले इससे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा, 16 3 जा 48 प्लस 2 50/3, तो ये आ गया -50/3, ये हो गया -20। और देखिए तो सॉरी दोनों जगह माइनस होगा ना, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, बाहर में प्लस है, तो ये ओवरऑल प्लस हो गया। ठीक है, ये 50/3 है इंटू 20/100, ऐसे लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कैलकुलेशन करने में। ठीक है, अब चलिए इसको इफेक्टिवली निकालते हैं। तो यहां से 20 से ले 20 इंटू 3 60 प्लस 5 -110 डिवाइडेड बाई 3, प्लस ये प्लस में आया है, कितना आएगा गाइज, 50 इंटू 2 2 इंटू 10, ये आया है 10/3। ठीक है गाइज, ये परसेंटेज है। तो -110/3 प्लस 10/3, नीचे नीचे दोनों में 3 है, तो एलसीएम लेंगे तो 3 ही आ जाएगा, तो -110 में प्लस तो -100/3, यानी कि जो ये आ गया, ये आ गया -100/3%। ओके, ठीक है। जो आपका इफेक्टिव परसेंटेज चेंज होगा सी में, वो होगा -100/3%। इट मीन्स कि ठीक है, इफेक्टिवली वो डिक्रीज कर रहा है, और कितने से कर रहा है, 100/3% से। क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां पे रेशियो मेथड से जाने से पहले आपको एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट बताता हूं।
सो गाइज, और ए इंटू बी इक्वल टू सी हो, ठीक है। ए में परसेंटेज चेंज ए का हो रहा है, बी में बी परसेंटेज का हो रहा है, और सी में सी परसेंटेज का चेंज हो रहा है, ठीक है। सी किसे लेना देना नहीं है ऐसे। दो केस में, सपोज तीन केस होगा, ए और बी पॉजिटिव हो, यहां पे ए इजकल टू निगेटिव हो, बी इजकल टू निगेटिव हो। ए इजकल टू पॉजिटिव और बी इजकल टू निगेटिव, और ए इजकल टू निगेटिव और बी इजकल टू पॉजिटिव, यही चार केस होंगे, यही होगा ना। सो गाइज, अगर जब दोनों पॉजिटिव होगा तो जो आपका आंसर होगा वो ए प्लस बी से बड़ा होगा, ठीक है गाइज। यानी हमने देखा था ना, अभी देख लिया था कि 10% प्लस 20% था, तो हमारा इफेक्टिव जो परसेंटेज चेंज हुआ वो 32% का, 10 प्लस 20 से बड़ा। लेकिन अगर जब दोनों निगेटिव होगा, यानी कि 10% माइनस 10% और माइनस 20% होगा, तो इस केस में जो आपका आंसर जो चेंज होगा वो 30% माइनस 30% से कम होगा, ठीक है ना। कम होने का मतलब होगा कि -28% होगा, ऐसे होगा, ठीक है। ये नहीं कि 32 होगा। जो इसका जो वैल्यू होगा, ये परसेंटेज वाला, ये 30 से कम होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू 30 से कम होगा, क्लियर है। और इन केस में, इस केस में प्लस होगा कि माइनस होगा, ये डिपेंड करता है कि प्लस वाला बड़ा है या माइनस वाला बड़ा है, ठीक है। लेकिन इन दोनों केस में तो आप देखकर आंसर बता सकते हैं कि अगर सपोज 10% और 20% का परसेंटेज चेंज है, सॉरी इंक्रीज है, और ऑप्शंस ऐसे दिया हुआ है 28, 30, 25, 32, तो इस केस में ऑलवेज आंसर 32 होगा, 30 से ज्यादा होगा। समझ गए ना आप मेरी बात को? ठीक है, चलिए। तो यही था, यही क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसको हम लोगों ने अभी रेशियो से नहीं किया है, सॉरी, रेशियो से पहले करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या 16/2/3% का मतलब होता है 1/6, और दूसरा परसेंटेज यूज हुआ है 20%, जिसका मतलब होता है 1/5, ठीक है। चलिए गाइस, और इस केस में डिक्रीज हो रहा है, सो बिफोर और आफ्टर लिख लेते हैं। बिफोर, अब बताइए क्या है, पहले केस में डिक्रीज हो रहा 16/2/3 का, यानी कि 6 से बन जा रहा है 5, ठीक है। कैसे, देखिए तो गाइज, यहां पे 6 है और इसमें ये 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, इसके चलते। दूसरे केस में भी सब डिक्रीज हो रहा है, तो अगेन सब्ट्रैक्ट होगा, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि यहां पे रहेगा 5, यहां से सब्ट्रैक्ट होकर बन जाएगा 4, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, ठीक है। क्लियर है? यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, सो गाइज, तो ये क्या होगा, 6 इंटू 5, ये होगा 5 इंटू 4। यहां से आप चाहें तो 5 5 कैंसिल आउट भी करा सकते हैं, ठीक है गाइज। क्लियर है? यहां से समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये आया, कितना आया गाइज, 6:4 आया, यानी कि 3:2 आया। तो जो परसेंटेज चेंज होगा वो कैसे निकालेंगे, 3 - 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100%, सॉरी यहां पे 2 है, तो ये आया 1/3, 1 इंटू 100, तो आ गया 100/3%, ठीक है। और डिक्रीज आया, ऑब्वियसली 3 से 2 हो रहा है, तो ये डिक्रीज हो रहा है। आई बात समझ में? रेशियो से सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए, इस केस में अगर आप परसेंटेज से सॉल्व करेंगे तो डिफिकल्ट हो रहा था 16/2/3 के चलते, और यहाँ पे वो नहीं होता है प्रॉब्लम। तो जरूरी नहीं है कि आपका रेशियो से आसान हो, कई बार ऐसे दे देता है परसेंटेज जिनका रेशियो निकालना मुश्किल होता है, तो इसलिए परसेंटेज वहां पे आसान होता है। तो इसलिए आपको दोनों मेथड पढ़ा रहा हूं कि जब जहां जरूरत पड़ेगा, जहां आपको लगे कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो आप वो करेंगे। हाँ, रही बात ये कि कब कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो इस
चैप्टर को पढ़ते पढ़ते, परसेंटेज को सॉल्व करते करते आप तभी जान जाएंगे कि कब कौन सा मेथड लगाना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बढ़े आगे? ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट थर्ड, थ्री, कह रहा है इक्विवेलेंट ऑफ सक्सेसिव चेंज ऑफ ए परसेंट प्लस माइनस ए परसेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 100%। क्या कह रहा? आइए समझते हैं। ए इंटू बी इजकल टू सी है। सपोज इसमें ए परसेंट का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और यहां पे ए परसेंट का डिक्रीज हो रहा है, तो जो सी में परसेंटेज चेंज होगा वो होगा इफेक्टिवली ए स्क्वायर बाई 100%, और ये ऑलवेज होगा निगेटिव यानी कि डिक्रीज। क्लियर है? ए और बी दोनों में से एक इंक्रीज कर रहा है। अब हमने पढ़ लिया है कि ऑर्डर मायने नहीं रखता है, ये इंक्रीज कर रहा है ये डिक्रीज, या ये डिक्रीज करे ये इंक्रीज, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों केस में आंसर सेम आएगा। तो दोनों अगर सेम से, एक इंक्रीज कर रहा है एक डिक्रीज कर रहा है, तो जो सी होगा इफेक्टिवली वो डिक्रीज होगा, और कितने से होगा? ए स्क्वायर बाई 100% से। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए करते हैं एक सीयूटी में आए हुए क्वेश्चन को, 2023 में आया। क्या कह रहा है? अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 10%, द नेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर। ठीक है, क्या हो रहा है? एक नंबर है, पहले वो इंक्रीज हो रहा है, फिर वो नंबर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जो ओवरऑल परसेंटेज चेंज होगा वो कितना होगा? माइनस में होगा, यानी कि ओवरऑल डिक्रीज होगा, और कितने से होगा? ए स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100% से। तो इस केस में 10 कितना है गाइस? 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाई 100%, यानी कि कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया -1%, यानी कि 1% का डिक्रीज होगा। ठीक है, ऑलवेज। ठीक है ना, इस केस में ऑलवेज डिक्रीज होता है, तो ये आंसर होगा आपका 1% का डिक्रीज, इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है गाइस, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ये कि नीदर इंक्रीज और डिक्रीज। समझ में आया ना? आप एग्जांपल कर लेके भी सॉल्व कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ठीक है, बड़े यहां से आप चाहे तो इसको रेशियो से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, कैसे करते? रेशियो से सॉल्व करके दिखाते हैं, इसको हटा लेते हैं। 10% इजकल टू होता है गाइस 1/10। तो पहले केस में हो रहा, बिफोर आफ्टर लिख लेते हैं, पहले केस में होता है 10% का इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 10 से हो जा रहा है 11। दूसरे केस में डिक्रीज हो रहा है, 10 से ये 1 डिक्रीज हो जा रहा है, तो 10 से हो जा रहा है 9। तो देखिए तो गाइस 10 इंटू 10 इक्वल टू 100, 11 इंटू 9 99। तो 100 से 9 में -1 हो रहा है। ठीक है, और ये जो चेंज हो रहा है 1 का, वो परसेंटेज में भी सेम ही आंसर आएगा 1%। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारा जो बेस है वो 100 है। ठीक है, क्लियर है? यानी कि 1% का डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? इफ द हाइट ऑफ ए ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 30% एंड इट्स बेस इज डिक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया? अब आया ए बी वाला, अभी तक एक ही का सक्सेसिव चेंज आ रहा था, अब यहां पे आ गया। हमको पता है क्या कि गाइज एरिया इजकल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो गाइज यहां पे अगर बी में कुछ परसेंटेज चेंज होता है, एच में परसेंटेज चेंज होता है, तो उनका इफेक्टिव परसेंटेज एरिया में होगा। ठीक है, इस 1/2 को हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये नंबर है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, यानी कि जब हम परसेंटेज में ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे परसेंटेज चेंज, तो 1/2 हम देखेंगे ही नहीं, कंसीडर भी नहीं करेंगे। ठीक है, सीधे बी और एच से एरिया में परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे। निकालें? ठीक है, हटाते हैं। सो गाइज क्या करना है? वही फॉर्मूला फिर से करना है, लिखते नहीं है, सीधे कैलकुलेट करते हैं। पहले इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ए इजकल टू 30 है और बी इजकल टू -20 है। यहां पे हमें वो केस मिल गया कि एक इंक्रीज एक डिक्रीज। तो चलिए निकालते हैं। 30 - 20 ए प्लस बी प्लस
ए इंटू बी, 30 इंटू -20 डिवाइडेड बाई 100%, यही होगा। निकालेंगे तो 20, अगर 30 में से माइनस करेंगे तो ये हो गया 10, और ये 30, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 इंटू 2 -6% इज इक्वल टू हो गया 4%। ठीक है गाइज, क्लियर है? यानी कि 4% का ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्लस में आया है, तो 4% का इंक्रीज, ऑप्शन 3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, रेशियो से करें तो चलिए मिटाते हैं इसे। क्या कहना है गाइज? पहले किसको लेते हैं? पहले ले रहे हैं हाइट इंक्रीज हो रहा, तो ठीक है, या बेस भी ले सकते हैं, बेस लेते हैं, हाइट लेते हैं, और देखिए यहां पे एरिया इजकल टू होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस देखिए तो गाइज कितने से इंक्रीज कर रहा है? 30%। 30% का मतलब होता है 3/10, और ये इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि ये 10 से चेंज होकर हो जाएगा 13। क्यों? 10 प्लस 3। ठीक है, सॉरी गाइज, हाइट वाले पे मैंने बेस ले लिया। ठीक है, एक काम करते हैं, यहीं पे मिटाकर फिर से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर को ही हाइट ले लेते हैं, नीचे ले लेते हैं बेस। तो ये हो गया 10 से 13। अब बेस की बात करते हैं। बेस इज डिक्रीज्ड बाई 20%, तो 20% का वैल्यू कितना होता है गाइज? 1/5। ठीक है, और इस केस में डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? 5 से हो जाएगा 4। क्यों 4 होगा? 5 माइनस 1 हो रहा है इस केस में। तो जो एरिया होता है वो हाइट इंटू बेस होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो अभी तक हम कर रहे थे वही करना है। 50, 13 इंटू 4, 52। सो गाइज आपका 50 और 52 आ गया, तो हमको पता है कि हम जनरली इसको ट्राई करते हैं कि 100 बना दें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 104। क्यों? क्योंकि अब हमारा परसेंटेज निकालना आसान हो जाता है। तो 100 से 104 हो गया, तो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है? 4% का इंक्रीज हुआ है, तो हमारा आंसर हो गया 4%। ठीक है, आया समझ में? बहुत सिंपल है, दोनों ही मेथड से। बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है? इफ द टिकट प्राइस ऑफ ए सिनेमा हॉल इज इंक्रीज बाई 20%, देन बाई व्हाट परसेंटेज शुड द नंबर ऑफ विजिटर्स चेंज सो दैट द टोटल कलेक्शन इंक्रीज बाई ओनली 8%? सो गाइज क्या होता है, यहां पे प्राइस इंटू नंबर ऑफ टिकट्स इजकल टू होगा टोटल कलेक्शन, यही होगा ना? यही होगा। अगर सपोज 200 रुपए की प्राइस है, ठीक है, तो एक लोग आ रहा है तो 200 रुपए आ रहा है, अगर 2 पर्सन मूवी देखने आ रहे हैं तो 400 हो रहा है। तो प्राइस इंटू टिकट का प्राइस इंटू हो जाता है कितने नंबर ऑफ विजिटर्स हैं, यहां पे विजिटर्स कर दीजिए जो भी है, इजकल टू टोटल कलेक्शन। ठीक है, अगेन ए इंटू बी इजकल टू सी वाला वही हमारा कॉन्सेप्ट है इसमें। तो चलिए करते हैं। क्या कह रहा है, पहले परसेंटेज से करते हैं। सो गाइज यहां पे दिया हुआ है ए इजकल टू 20। क्यों? क्योंकि 20% का इंक्रीज हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ विजिटर्स में नहीं दिया है, तो नंबर ऑफ विजिटर्स को हम लोग बी ही रखेंगे। ठीक है ना? ए और बी पे पढ़ रहे हैं तो। और यहां इस केस में जो 8% है वो सी इजकल टू 8 है। ठीक है गाइज, यहां पे ठीक है, और सी +8 है। क्यों? क्योंकि 8% का इंक्रीज हो रहा है। अब चलिए निकालते हैं फॉर्मूले से, क्या होता है गाइज? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 इजकल टू होता है सी। यहां पे है 20, नंबर ऑफ विजिटर्स हमें नहीं पता है, बी लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 20 इंटू बी डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू सी इजकल टू 8। ठीक है गाइज, चलिए यहां पे सॉल्व करते हैं। देखिए गाइज, यहां पे 20 है, यहां पे 8 है, तो क्या करेंगे हम, इस 20 को इधर ले जाते हैं, क्योंकि यहां से बी को सॉल्व करना आसान हो जाएगा।
तो बचा ये बी हो गया, ये वाला स्टेप में बी बचा। यहां पे देखिए तो 25 जा, तो ये हुआ बी प्लस सॉरी बी डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, ये 20 उस तरफ गया, 8 प्लस में था तो ये हो गया -12। ठीक है ना। अब चलिए यहां से b लेंगे कॉमन, तो 5 प्लस एक 6 होगा, तो ये हो जाएगा -12 इंटू 5 डिवाइड बाई 6। ठीक है, 6 टू जा 12, 5 टू जा 10, तो ये आ गया -10%। सो गाइज ओवरऑल 8% इंक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ विजिटर्स -10% होंगे, यानी कि 10% से डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, बस ऐसे ही निकालना था, -10 आया। अब यहां पे कई बार आपको ऑप्शन सिर्फ परसेंटेज दिया रहेगा, ठीक है, 10% से 10 दिया रहेगा, 12 दिया रहेगा, तो उस केस में आप 10 आंसर करेंगे। अगर दोनों दिया रहेगा कि 10% से इंक्रीज करेगा, 10% से डिक्रीज करेगा, तो उस केस में आप आंसर करेंगे कि 10% से डिक्रीज करेगा। क्लियर है, बढ़िया आगे। ठीक है, चलिए इसको रेशियो से भी सेल्फ सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है गाइज, यहां पे है प्राइस इंटू विजिटर्स इजकल टू टोटल कलेक्शन। प्राइस क्या कह रहा है कि 20% से इंक्रीज कर रहा है, 20% मीन्स 1/5, यानी कि ये 5 से 6 हो जा रहा है। नंबर ऑफ विजिटर्स वाले में दिया नहीं है कि कितने विजिटर्स हैं, तो इस केस में आप लोग लिया करिएगा यहां पे 1, यहां पे ए। इससे क्या होगा कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। समझ में आया। आप कुछ भी ले सकते थे, यहाँ ए बी लिख सकते थे, तो फिर बाद में कैलकुलेट करते, लेकिन आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, यहाँ पे ए लिख लेंगे। ठीक है, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो अब टोटल कलेक्शन क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 5 1 1 जा 5 हुआ, ये 6 इंटू ए हो गया 6a। लेकिन आपको पता है, ठीक है क्या, क्योंकि ये टोटल कलेक्शन है, और टोटल कलेक्शन के बारे में तो आपको पता है इंक्रीज हो रहा है 8% से, तो गाइज 8% का मतलब हुआ 2/25। 4% होता है 1/25, तो 8% 2 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, और यहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो टोटल कलेक्शन है ये पहले 25 था, अब हो रहा है 25 प्लस 2। समझ में आया ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो गाइज एक मेथड से हमें यहां से कैलकुलेट करके प्राइस इनटू विजिटर से ये मिला था टोटल कलेक्शन, यहां भी प्राइस इनटू मिला था टोटल कलेक्शन, और ये दूसरे मेथड से मिला था टोटल कलेक्शन, ये दोनों। तो ये दोनों इक्वल होंगे, इसीलिए हम यहां इनको ऐसे निकालते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 25, 6a डिवाइडेड बाई 25 प्लस a। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए तो इसको कैंसिल आउट कराते हैं, 5 5 जा 12, और यहां पे हमने लिखा नहीं है, तो चलिए फिर से लिख देते हैं, तो 1/5 इज इक्वल टू 6a/27 है, ये 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 9 को इधर ला देते हैं, 2 को इधर ले जाते हैं, तो a इजकल टू हो गया 9/10। ओके, यानी कि आपके विजिटर्स में क्या हो रहा था, 1 से हो जा रहा था 9/10, यानी कि कितने का डिक्रीज हो रहा था, ये 1 माइनस 9/10 मतलब हो गया 1/10। ठीक है ना। और दूसरा तरीका ऐसे है कि नीचे में जो 10 है वो 10 रहेगा, ये 1/10 निकालने का दूसरा तरीका क्या है, यहां से निकाल लेंगे, नीचे में 10 है तो 10 आएगा, ऊपर में जितना कम या ज्यादा है वो डिफरेंस निकाल लेंगे, अगर कम रहेगा तो डिक्रीज है, ज्यादा रहेगा तो इंक्रीज है, तो यहां पे 9 है तो इसका मतलब कि 1 से ये डिक्रीज कर रहा है, यानी कि ये जो आंसर होगा वो 10% का डिक्रीज होगा, 1/10 होता है 10%। ठीक है, क्लियर है यहां तक। जिनको नहीं क्लियर होगा यहां तक फिर से रिपीट करके देखेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तभी सॉल्व करिएगा। गाइज मेरे वीडियो को जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पहले आप रोक लीजिएगा, खुद से ट्राई करिएगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस को देखिएगा। ठीक है, इससे ज्यादा आपको फायदा होगा। बढ़े आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घन इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज रिड्यूस्ड बाय 50% देन द सरफेस एरिया ऑफ द विल बी रिड्यूस्ड बाय। ठीक है ना, ये भी सीओटी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, किसकी बात कर रहा है, क्यूब का। तो क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, 6a स्क्वायर। ठीक है,
सरफेस एरिया इक्वल टू, यानी कि हम, आपको पता है कि हम परसेंटेज चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें हम कांस्टेंट के बारे में ध्यान नहीं देते हैं, वो तो कांस्टेंट से लेना देना नहीं रहता, तो हम सिर्फ इसीलिए हमने हटा दिया, हमें सिर्फ इन दोनों से लेना देना होता है। तो जो सरफेस एरिया है वो ए स्क्वायर है, यानी कि ए इंटू ए है। यहाँ पे ए हमारा ए है और बी हमारा भी ए है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो कैसे, क्या कह रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि 50% से डिक्रीज कर रहा है, तो 50% होता है गाइज 1/2। ठीक है, तो लिख लेते हैं बिफोर और आफ्टर। तो पहले 2 था, तो अब हो जा रहा 1। ये कौन हो रहा है, ए, लेकिन हमको ए को 2 बार लेना है, तो यहां अगेन लिख लेंगे 2 से 1 हो जा रहा। अब यहां हमारा निकल जाएगा सरफेस एरिया, जो कि होता है ए स्क्वायर, यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, ये 1 1 जा 1, यानी कि 4 से 1 हो रहा है। तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितने का डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, देख लीजिएगा, 4 - 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, ये आ गया 3/4 इंटू 100, जो कि बराबर है 75% का। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए इसको रेशियो से, अच्छा रेशियो से ही हमने पहले देख लिया। ठीक है, तो पहले हम इसको अब परसेंटेज से भी देख लेते हैं। ठीक है, हटा दूं। ठीक है, यहां पे देखते हैं, परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, तो ये -50 ए प्लस बी है। ठीक है ना, ऐसे लिखता हूं, आपको समझ में आएगा। -50 ये ए है, प्लस बी इक्वल टू भी -50 है, प्लस ए इंटू बी -50 इंटू -50 डिवाइड बाई 100। ये -50 हो गया -100, और ये देखिए तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, बाहर में प्लस है तो ये प्लस हो गया, जीरो से जीरो दोनों कैंसिल आउट हो गया, 5 इंटू 5 हो गया 25, 100 -100 प्लस 25 इजकल टू हो गया -75, यानी कि ये परसेंटेज में आएगा, यानी कि 75% का डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, तो आंसर होगा 75%। चलिए, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the radius of a base of a cylinder is increased by 10% and its height is remains the same, then the find the percentage of increase in the volume of this cylinder. So guys, क्या कह रहा है, दो बातें। पहला तो वॉल्यूम इजकल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे पाई एक कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको करेंगे इग्नोर। ठीक है, इस केस में, इस केस में क्या कह रहा, हाइट रिमेन्स द सेम, यानी कि हाइट में कोई परसेंटेज चेंज नहीं हो रहा, यानी कि यहां पे हाइट भी एक कांस्टेंट है, जैसा पाई है वैसी ही है, हाइट हमेशा वही रह रहा। पाई को हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि पाई का वैल्यू चेंज नहीं होगा, कि कोई सा भी केस लीजिएगा वही रहेगा। ठीक है ना, लेकिन जब कोई कांस्टेंट हो जाएगा तो वो भी, सॉरी, कोई अगर सेम रहेगा तो वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोग एच को भी इग्नोर कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो v है वो डायरेक्टली रिलेटेड है सिर्फ आर स्क्वायर से। ठीक है, यानी कि हमारा जो v है वो r इंटू आर से है, ये हमारा हो गया a, ये हमारा हो गया b, ये होगा हमारा c। ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, इंक्रीज कर रहा है 10% से, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 10 प्लस 10 20, और यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 1, तो ये हो गया 21%, यानी कि 21% से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। रेशियो से भी देख लें, रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं, हटा देते हैं इसको। रेशियो से भी हम लोग देख दिए कि यहां इस केस में जो वॉल्यूम है वो सिर्फ आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। तो आर को देख लेते हैं गाइज, आर क्या है, 10 से 11 हो रहा है, अगेन आर से मतलब है 10 से 11 हो रहा है। जो हमारा वॉल्यूम है वो सिर्फ आर स्क्वायर से रिलेटेड है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 100 हो गया, 11 इंटू 11, 11 का स्क्वायर 121 हुआ। तो यहां पे देख लीजिए तो कितने का चेंज हो रहा है, 21 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया।
बढ़े आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द बेसिस ऑफ ए कोन इज डिक्रीज्ड बाय 16 2/3% एंड इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, मैंने सारे तरह के एग्जांपल्स लिए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहे। ठीक है, अगेन उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे आपका हेल्प करूंगा। ठीक है गाइज, यहां पे क्या कह रहा है इस केस में, रेडियस ऑफ, पहले देखते हैं वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे रेडियस इंक्रीज कर रहा है 16 2/3 से, और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है 20% से, तो कह रहा है कि हाइट में क्या इंक्रीज होगा। यहां पे बेसिकली गाइज कोई भी कांस्टेंट नहीं है, यानी कि इस केस में आप 1/3 पाई को इग्नोर कर देंगे, तो जो वॉल्यूम है आपका वो रिलेटेड है किससे, आर इंटू हाइट से। सो गाइज यहां पे 3% चेंज हो गया, तो उस केस में क्या होता है कि 2 का परसेंटेज चेंज निकालकर, इस केस में हम क्या करेंगे, सपोज आर आर का परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे इक्विवेलेंट, 2 का निकालना तो आप जानते हैं ना। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है, अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था उसी से कर रहा था, उसका जो इक्विवेलेंट आएगा उसका तीसरे के साथ निकाल लेंगे। सपोज आर आर का निकाला आपने 16 2/3 है, इसका निकाल लिया, फिर उसका एच के साथ निकालेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यानी कि अगर जब 3 बार परसेंटेज चेंज निकालना होगा तो थोड़ा जो परसेंटेज वाला मेथड है वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इस केस में रेशियो आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं रेशियो से, फिर इसको सॉल्व करेंगे परसेंटेज से। इसको मिटा देते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो क्या है, पहले गाइस रेडियस को लिखते हैं। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है किससे, 16 2/3। 16 2/3 होता है 1/6, यानी कि ये हो जा रहा है 6 से 5। अगेन रेडियस 6 से हो जा रहा है 5, क्यों, क्योंकि इसमें आर 2 बार है। अब इसके बाद इसकी हाइट, हाइट हमें निकालनी है, दिया नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, 1 और ए ले लेते हैं, ये हो गया हाइट। अब ले लेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, आर स्क्वायर इंटू एच है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो गया 6 × 6 × 1, ये आ गया 36। यहां पे 5 × 5 25 ए। ठीक है, लेकिन यहां पे दिया हुआ कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 20% से, यानी कि गाइस इसके नीचे हम लिखेंगे 5, इसके नीचे लिखेंगे 6। जो हमारा वॉल्यूम है पहले 5 हो जा रहा था, बाद में 6 हो जा रहा था, बीच में इक्वल टू का साइन लगा देंगे। सीख गए हैं आप? ठीक है, तो चलिए गाइस यहां से इसको हटा दें। तो क्या करेंगे, यहां पे देखिए कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा, तो इस 6 को यहां लाएंगे, इस 5 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो हो गया 36 × 6, 6 का क्यूब 216 इज इक्वल टू 5 का क्यूब। देखिए तो यहाँ पे 2 5 पहले ही था, एक 5 और चला गया, तो ये हो गया 5 का क्यूब, यानी कि 125 ए। यहां से ए पता चल गया क्या हो गया, 216/125। ठीक है, परसेंटेज चेंज निकालना होगा तो हम निकाल लेंगे, हमें पता है कि 125 से 216 हुआ है, तो इसका जो डिफरेंस होगा निकालते हैं। 6 1 11 2 9 19 91 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100। ठीक है गाइज, 25 4 जा 25 5 जा 91 इंटू 4, 360 प्लस 4, 364/5% ट्वाइस कर देंगे, तो 36 × 72, 4 × 8, ये हो जाएगा 72, सॉरी यहां लिख लेते हैं, ये आएगा 72.8%। अजीब सा आया कुछ, ठीक है, लेकिन आंसर यही होगा 72.8%, और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा आंसर आ रहा था वो ए इजकल टू 216/25 आ रहा था। ठीक है, क्लियर है यहां पे? ठीक है, अब इसको देखते हैं परसेंटेज से। सो गाइस इस मेथड से कैलकुलेट करना ज्यादा आसान था, परसेंटेज से तो लेंदी हो जाएगा। चलिए लेकिन करते हैं, देख लेते हैं। सो गाइस यहां पे क्या है,
कि आपको पता है कि इस केस में जो वॉल्यूम है वो R इंटू H है, ठीक है, और इस केस में H दिया हुआ भी नहीं है, सिर्फ R दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया कि जब 3% चेंज होगा तो किसी दो को निकालकर उसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, फिर सपोज इन दोनों का हमने निकाल लिया, उसका हम फिर H के साथ निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते ही हैं। तो इस केस में एक ही दिया हुआ है तो पहले उसी को निकालते हैं। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, डिक्रीज है 16/2% का, तो ये लिखेंगे 16/2/3 माइनस के साथ -16/2/3 प्लस -16/2/3 इंटू -16/2/3 डिवाइडेड बाई 100%, यही आएगा। ये होता है 50/3, 50/3, 50 इंटू सॉरी 2, 50 इंटू 2 कर दीजिए, ये 100 या जोड़ लीजिए, जैसे भी हो गया, ये हो गया 100/3, ठीक है ना। ये दोनों वहां पे माइनस माइनस प्लस हो गया 50 इंटू 50, ठीक है ना। ये लिख लेते हैं तब आपको समझ में ज्यादा बेहतर आएगा, 50/3 इंटू 100, ठीक है गाइज। ये जीरो कैंसिल आउट हो गया यहां से, यानी ये आ गया, इसको यहां लिखते हैं -100/3 प्लस 5 इंटू 5 25/9, ठीक है ना। ये हो गया परसेंटेज। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहां पे करते हैं 3, क्या करते हैं, या तो एलसीएम ले लीजिए, या 9 है तो इसको भी 9 बना दीजिए, इसके लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 300 हो गया। 300 में ये -300 होगा, इसमें +25 करना है, तो ये हो गया -275 डिवाइडेड बाई 9%, यही आया, ठीक है ना। अब आई बात समझ में यहां तक, हटा दूं, जिनको देखना होगा फिर से वीडियो पीछे कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए गाइस, अब क्या करना है कि हमें पता चल गया कि इन दोनों का जो इफेक्टिव परसेंटेज चेंज है वो है -275/9%। अब इसका एच के साथ ले लेंगे परसेंटेज चेंज, सपोज एच में कुछ नहीं दिया तो इसको B% मानेंगे, ठीक है। तो चलिए अगेन 275/9 प्लस बी में हमें पता नहीं है कि परसेंटेज, अच्छा दिया हुआ परसेंटेज इंक्रीज है ना हाइट में, तो प्लस ही लेंगे। अब लेंगे यहां पे प्लस -275/9 इंटू बी डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू कितना हो रहा था, ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था 20% से, तो ये दिया हुआ है 20% के बराबर, ठीक है। क्लियर है यहां सर। चलिए गाइज, तो इसको लिखते हैं, ये बी हुआ, ये 275 हुआ, 25 10 11 हुआ, ठीक है ना। 11 जा से गया और ये 4 जा से गया, तो ये बी माइनस 11 बी और 9 इंटू 4 36, ठीक है, इज इक्वल टू 20 प्लस 275/9। देखिएगा इस कितना लेंदी कैलकुलेशन हो जा रहा, ठीक है। चलिए 36 माइनस 11 25B/36, इसको निकालते हैं। 20 इंटू 9 180, जब ये आया 180 वो 275, तो कैसे करते हैं इसको दिखा देता हूं। ये 180 आया और ये साथ में 275 ऐड करना था, तो जनरली गाइस माइंड में हम कैसे करते हैं, 180 को 200 बना लेते हैं, यहां से 20 ले लिए तो ये बच गया 255 और यहाँ पे 200, तो 200 प्लस 200 400 455, ठीक है, 455 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। यहां से कैंसिल आउट हो गया, 9 4 जा 36 कैंसिल आउट हो गया, यहां से बी आया 455 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 25, सो लेंदी हो गया काफी कैलकुलेशन, यहां पे लिखते हैं, देखिए 5 5 जा 25, 5 9 1 जा तो 91 इंटू 4 कितना हो गया 336, 91 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5,
ठीक है ना गाइज। क्या करेंगे कि इसको या तो 2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कैलकुलेट कर लीजिए, 91 8 जा हो गया, 9 8 जा 72 और प्लस 72 8 और नीचे में 10 हो गया, तो इसके चलते एक प्लेस पे डेसिमल लग गया, 72.8%। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है गाइज। सो गाइज, इस ऐसे क्वेश्चन में आप सिर्फ रेशियो अप्लाई करेंगे। रेशियो बहुत आसान है, ठीक है। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रेशियो से करा दिया, तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, आपको रेशियो में कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। आप जब परसेंटेज से करेंगे तो आपको बहुत कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्पेशली जब वॉल्यूम ये वाला दिया रहे, सी वाला दिया रहे और ए बी वाला नहीं दिया रहे। समझ रहे ना जो मैं कहना चाह रहा हूं कि वॉल्यूम इजकल टू, सॉरी, वॉल्यूम इजकल टू आर इंटू बी है। अगर ये तीनों दिया रहता और ये निकालना रहता तो फिर भी आसान रहता। अगर ये दोनों में से दो मतलब तीनों में से दो दे देता है और एक निकालना रहता तो ये और लेंदी हो जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। कॉन्सेप्ट 4 क्या है? व्हेन ए इंटू बी इजकल टू सी है, जहां पे सी कांस्टेंट है। अब हम लोग पढ़ने वाले कांस्टेंट वाला केस, ठीक है। तो उस केस में जब सी कांस्टेंट हो और ए में ए परसेंटेज का चेंज हो, बी में बी परसेंटेज का चेंज हो, ठीक है गाइज। तो सी में कितने परसेंट का चेंज होता है? 0% का। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है, वही रह रहा है, तो उसमें कोई चेंज हो ही नहीं रहा। तो इस केस में जो बी को निकालेंगे, जो बी का वैल्यू आएगा वो आएगा ये माइनस साइन के साथ 100a डिवाइडेड बाई 100 प्लस ए, ठीक है। और यहां पे जो ए का वैल्यू है वो और बी का भी, दोनों का वैल्यू जो है वो है साइन के साथ। तो बेसिकली हम बी फाइंड करवा रहे हैं, तो ए का वैल्यू मायने रखता है। अगर ए निगेटिव होगा, यानी कि अगर ए में डिक्रीज हो रहा होगा, तो यहां पे भी निगेटिव आएगा और यहां पे भी ए निगेटिव आएगा, ठीक है। आ, इसको हम अभी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट, तो उसमें देखेंगे, ठीक है। और इस केस में रेशियो को यहीं पे देख लेते हैं गाइज। अगर ए में सपोज ए से बी हो रहा है और यहां पे सी कांस्टेंट है, तो जो बी होगा वो होगा बी टू ए, ठीक है ना। क्या होगा? जस्ट उसका उल्टा, अपोजिट, ठीक है। अगर C कांस्टेंट है, उस केस में अगर A से B बन रहा है, ठीक है, मतलब कुछ भी हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, 2 से 5 हो रहा है, तो उस केस में यहां पे जस्ट उल्टा होगा, B से A हो जाएगा, ठीक है। चलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं क्वेश्चन में। बहुत चलिए देखते हैं एक एग्जांपल क्या कह रहा है। इफ A इज 20% लेस देन B, देन B इज व्हाट परसेंट मोर देन A। ठीक है गाइज, परसेंटेज से पहले सॉल्व करते हैं। तो यहां इस केस में क्या दिया हुआ है? A इजकल टू दिया हुआ है -20। क्यों? क्योंकि ये 20% लेस है। तो जो फॉर्मूला है B इजकल टू क्या? -100 इंटू ए डिवाइडेड बाई 100 प्लस ए। लिखते हैं -100 ए इजकल टू -20 डिवाइडेड बाई 100, और यहां पे गाइज होगा -20। क्यों? क्योंकि ये प्लस के साइन के साथ है, लेकिन ए का वैल्यू -20 है, इसलिए 100 -20 होगा। 100 सॉल्व करेंगे इसको, और यहां पे माइनस और यहां पे माइनस, ये दोनों माइनस मिलकर हो गया प्लस। 100 को लिखा हमने इंटू 20, नीचे में आ गया 100 -20 इजकल टू 80। 24 जा 80, 425 जा 100, तो ये आ गया 25। यानी कि बी ए से 25% ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि आंसर आया आपका प्लस में, ठीक है ना। 25% आया, तो 25% ज्यादा है। क्लियर यहां तक? कोई कंफ्यूजन? बहुत आसान था निकालना। रेशियो से तो और भी आसान है। कैसे? क्या कह रहा है यहां पे? ए और बी को लिखते हैं गाइज। क्या कह रहा है? ए इज 20% लेस देन बी। 20% का मतलब होता है 1/5, और इस केस में लेस है, तो बी 5 है। एक्चुअली यहां पे उल्टा लिखना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि ए दिया हुआ है, ए 20% बी लेस है। तो यहां पे ए है वो 4 है, 5 -1, ठीक है ना। यहां से ये 5 -1, यानी कि अगर बी 5 है तो ए 4 है, 20% उससे लेस है। अब क्या पूछ रहा है कि बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। निकाल लीजिए भाई। अब उल्टा जाने के लिए कह रहा
कह रहा है कि बी ए से कितना ज्यादा है। देखिए तो 4 से 5 हुआ है, यानी कि एक का इंक्रीमेंट हुआ है, एक 1/4 का इंक्रीमेंट हुआ है। 1/4 मीन्स 25%। ठीक है, सुपर इजी। बढ़े आगे। क्या कह रहा है कि द प्राइस ऑफ ए कुकिंग गैस हैज इंक्रीज बाई 25%। बाई व्हाट परसेंट शुड अ फैमिली रिड्यूस द यूज ऑफ कुकिंग गैस सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन दिस अकाउंट। सो बेसिकली क्या कह रहा है कि प्राइस बढ़ जा रहा है कुकिंग गैस का, कितने से? 25% से। तो क्या कह रहा है कि फैमिली चाह रही है कि टोटल एक्सपेंडिचर उसका नहीं बढ़े, तो गैस का कंजम्पशन घटाना चाह रही है, तो कितना घटाएगी? अगेन सेम यही कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए इस केस में क्या दिया हुआ है, ए इजकल टू 25 प्लस में है, तो निकालते हैं बी। बी इजकल टू हो गया क्या, माइनस 100 इंटू ए डिवाइडेड बाई 100 प्लस ए। तो माइनस 100, ए इजकल टू है 25, नीचे में 100 प्लस 25 इजकल टू 125। 25 5 जा 20, 5 20 जा 100। तो गाइज इस केस में आ गया -20%। ठीक है ना, ये साइन माइनस में ऐसे ही रह गया क्योंकि प्लस में था। ठीक है, तो आ गया -20%। इट मीन माइनस साइन का मतलब कि वो रिड्यूस करेंगे, और कितने से करेंगे? 20% से। अगर वो अपना 20% कंजम्पशन कम कर लेंगे तो उनका टोटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा। यही था। आया समझ में? रेशियो से करें। ठीक है, इनको हटा लेते हैं, सॉरी। चलिए गाइज, तो क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ कुकिंग गैस हैज इंक्रीज बाय 25%। 25% मीन्स हो गया गाइज 1/4। ठीक है, चलिए गाइज, यहां पे प्राइस दिया हुआ है, क्या हो जा रहा है, 4 से हो जा रहा 5। ठीक है ना, 25% का इंक्रीज हो रहा है। तो गाइज जो कंजम्पशन होगा जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, वो 5 से हो जाएगा 4। ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा है ना कि रेशियो जस्ट उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि टोटल कंजम्पशन सेम रखना है। देखिए तो टोटल, सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या होगा, 5 4 जा 20, और बाद में भी होगा 5 4 जा 20, यानी कि आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ नहीं रहा। ठीक है, तो इसीलिए इस केस में क्या हो जाता है, जो दिया रहता है, जो कुछ भी दिया रहेगा, प्राइस दिया रहेगा तो कंजम्पशन उसका उल्टा हो जाएगा, कंजम्पशन दिया रहेगा तो प्राइस उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया कंजम्पशन, 5 से 4 हो गया। तो हमको पता है कितने का चेंज हो गया है, 5 से 4 में एक का चेंज हुआ है, और कितना, कौन सा चेंज हुआ है, पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ है, तो घटा है। ठीक है ना, 4 हो गया है, तो ये 1/5 से चेंज हुआ है, 1/5 होता है 20%, और घटा है इसके चलते वो रिडक्शन हुआ है, तो आंसर हो गया आपका 20%। क्लियर है यहां तक? बढ़े आगे। अगेन सेम टाइप के क्वेश्चंस, कह रहा है कि ए अर्न 25% मोर देन बी, बी अर्न्स हाउ मच परसेंट लेस देन ए। तो क्या कह रहा है गाइज, यहां पे लिख लेते हैं ए और बी। ए अर्न 25% मोर देन बी, 25% मीन्स होता है 1/4, तो ये 4 है, यहां से ये 5 हो जा रहा है। तो कह रहा है कि उससे ये कितना परसेंट लेस अर्न कर रहा है। ठीक है, तो बी से 4 देखेंगे तो 1 का रिडक्शन है, 1/5 अभी जस्ट हमने निकाला है, वही 20% आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको परसेंटेज से निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन का आता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ द सैलरी कट दैट विल द काउंटरैक्ट द 20% हाइक। अगेन कह रहा है कि यहां से यहां तक गया है तो 20% इंक्रीज हुआ है, अगेन यहां से सैलरी चेंज होकर फिर वहीं आ जाना है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर रेशियो से करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, परसेंटेज से कैलकुलेट करेंगे तो, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे +20 है, यहां से हम लोग कैलकुलेट अभी कर ही चुके हैं, तो इसको रेशियो से ही कर लेते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 से 6 हुआ है, तो जो अब होगा वो होगा 6 से 5। ठीक है ना, यहीं पे यहां लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या चेंज हुआ, 1/6 चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये 6 से 5 हो रहा है, जो हमको निकालना है वो 6 से 5 हो रहा है, तो 6 से 5 हुआ मतलब कि 1 घटा 1, और किस पे घटा, 6 पे, तो 1/6 इंटू 100, ये रिडक्शन है, ये परसेंटेज में आया। 100/6, 1/6 हम जानते हैं 16/3% होता है, और ये माइनस के साथ होगा क्योंकि ये रिडक्शन है। ठीक है, ऑलरेडी दिया हुआ है कि कट करना है, माइनस साइन का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, सिर्फ परसेंटेज का है, तो परसेंटेज हो गया 16/3। ठीक है गाइज,
क्लियर है? यहां पे भी आप निकाल लीजिएगा परसेंटेज से इस क्वेश्चन को। अगला, ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? कह रहा है कि ड्यू टू 25% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द राइस, 10 kg मोर राइस कैन बी परचेज फॉर रुपीज 1440, देन फाइंड द ओरिजिनल प्राइस और रिड्यूस्ड प्राइस। सो गाइस, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? कह रहा कि राइस का प्राइस 25% रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, तो वो बंदा 1440 रुपए में 10 kg मोर राइस खरीद पा रहा है। देखिए तो गाइस, इस केस में भी प्राइस यहां पे लिखते हैं, कंजम्पशन लिखते हैं और टोटल एक्सपेंडिचर लिखते हैं। सो गाइज, यहां पे क्या कह रहा है कि प्राइस बढ़ जा रहा है 25% से, और वो बंदा जो है वो राइस खरीद पा रहा है, जितना खरीद रहा था, एक्स खरीद रहा था, तो अब खरीद पा रहा है एक्स के जी, 10 kg मोर। अच्छा, तब ये माइनस में होगा। और टोटल एक्सपेंडिचर, सो गाइज अगेन ये भी वही क्वेश्चन है, यहां पे भी टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। जो दो का मल्टीप्लिकेशन वाला जो सी कांस्टेंट आता है, अगेन यहां भी कांस्टेंट है। देखिए तो इस केस में क्या है कि आपका टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो ₹1440 है, दोनों ही केस में। ठीक है ना? सो यहां पे ये कांस्टेंट है और साथ में दिया हुआ है। अभी तक जितने क्वेश्चंस पढ़ रहे थे उसमें ये सी कांस्टेंट दिया रहता था, तो वो सी का वैल्यू नहीं दिया रहता था। इस क्वेश्चन में सी का वैल्यू भी दिया हुआ है, जो कि है 1440। और दूसरा इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन में क्या है, एक जो क्वांटिटी दिया हुआ है ये परसेंटेज में दिया हुआ रहता है, और दूसरा केजी यानी कि नंबर्स में दिया हुआ है। तो इसके चलते ये डिफिकल्ट हो जाता है, कई बार बच्चे फंसने लगते हैं। लेकिन ये सेम कॉन्सेप्ट वही है, पहले इसको रेशियो से करते हैं फिर परसेंटेज में आएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, हटा देते हैं। सो गाइज अगेन लिखते हैं प्राइस। तो प्राइस देखिए तो गाइज क्या हो रहा है, 20% का रिडक्शन हो रहा है, 25%, सॉरी 25% का, 25% मीन्स 1/4, यानी कि ये 4 से 3 हो रहा है। तो जो आपका कंजम्पशन होगा वो क्या होगा, 3 से 4 होगा। यही होगा ना? हम्म। और क्या कह रहा है कि जो, सॉरी कंजम्पशन या खरीदना जो भी है इस केस में, तो आप क्या है कि 10 kg राइस मोर खरीद पा रहे हैं, यानी कि पहले 3 खरीदते थे, अब आप 4 खरीदते हैं। तो जो ये चेंज है 1 का, ठीक है ना, 4 माइनस 3, जो इक्विवेलेंट होगा 10 kg का। ठीक है ना? यही 1 kg डिफरेंस है ना? तो यानी 1 = 10 kg, इसका मतलब ये है कि पहले आप खरीदते थे 3 इंटू 10 = 30 kg खरीद पाते थे। अब आप 4 इंटू 10 = 40 kg खरीद पा रहे हैं। ठीक है, और कितने में खरीद पा रहे हैं? ₹1440 में। क्लियर है? तो अब बताइए, तो आप रेट बता पाएंगे ना? तो जो ओरिजिनल रेट है, ओरिजिनल रेट कैसे निकालेंगे? 1440 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था, 30 kg। तो देखिए तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुआ, 3 4 जा 12, 8। तो ये रेट हो गया RS 48 पर केजी। ये हो गया आपका ओरिजिनल प्राइस। आप यहां से अगर दोनों निकालना है तो आप चाहे तो यहीं से निकाल सकते हैं, 25% का रिडक्शन हुआ है ओरिजिनल प्राइस में। ठीक है, तो 25% मीन्स 1/4, 1/4 = 12। तो यहीं से आप रिड्यूस्ड प्राइस निकाल सकते हैं, 48 माइनस 48 इंटू 1/4, जो कि होगा 12, इज इक्वल टू आएगा 36। ठीक है ना, ₹36 पर केजी। अगर डिक्रीज प्राइस पूछा रहेगा, रिड्यूस्ड प्राइस पूछा रहेगा, तो आप यहां से, पता है आपको 40 kg है, तो यहां से आप निकाल देंगे सीधे। कितना था, 1440 डिवाइडेड बाई 40 kg। यहां से निकालेंगे तो भी 36, वही सेम आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? समझ में आया रेशियो वाला मेथड? बहुत आसान है, यहां से बस ऐसे ही कर लेना है। जो भी पूछेगा सब निकाल सकते हैं। देखिए, हम पहला क्वांटिटी पूछेगा तो भी आंसर कर सकते हैं, बाद का क्वांटिटी पूछेगा तो भी आंसर कर सकते हैं, पहला ओरिजिनल प्राइस पूछेगा तो भी आंसर कर सकते हैं, बाद का प्राइस पूछेगा तो भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? हटा दें, परसेंटेज से करें? ठीक है।
चलिए गाइस, क्या कह रहा? प्राइस इज इक्वल टू क्या है? प्राइस में 25% का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि 25% जो प्राइस है वो है -25 या ए इजकल टू -25 है। तो हम यहां से बी निकाल सकते हैं। जो बी है वो कितना आएगा? -100 इंटू -25 डिवाइडेड बाई 100 -25। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 100 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 75, 25 3 जा, तो ये आ गया 100/3% का। ठीक है ना? और ये आया प्लस में, यानी कि आप 100/3% आप राइस ज्यादा खरीद पा रहे हैं। तो आपको पता है 100/3% इज इक्वलेंट टू 10 kg है। तो यहां से आप 100% या 1% जो निकालना है निकाल सकते हैं। 100% इज इक्वल टू 30 kg। ठीक है गाइज? यानी कि ओरिजिनल जो आपका क्वांटिटी था वो था 30 kg। यहां से आप ओरिजिनल प्राइस निकाल सकते हैं। 440 टोटल एक्सपेंडिचर में आप प्राइस सॉरी क्वांटिटी से सब डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पे आ जाएगा ₹48 पर kg ओरिजिनल प्राइस। ठीक है गाइज? अब यहां से रिड्यूस निकालना था तो वो निकाल सकते हैं, या यहीं से आपको रिड्यूस निकालना था तो 100% इक्वल टू 30 kg, इसमें से 100/3 kg और इसमें ऐड कर देंगे तो क्वांटिटी हो जाएगा 40 kg निकल जाएगा। वहां से आप रिड्यूस्ड प्राइस निकाल सकते थे। क्लियर है? सो गाइज, इस तरह के क्वेश्चंस में रेशियो वाला मेथड ज्यादा काम करता है, उससे आंसर करना ज्यादा आसान है। ठीक है? और नहीं तो आप परसेंटेज वाला सीधे याद कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो। सो आई होप कि मैंने आपके डाउट्स आंसर कर दिए हैं। अगर फिर भी कुछ है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे वीडियो के कमेंट में।